सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपने लोक प्रशासन के लेक्चर के तहत एक प्रमुख विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो लोक प्रशासन के द्वितीय प्रश्न पत्र में है। इसके अलावा यह विषय भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। वह है पंचायती राज। पंचायती राज लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। लोक प्रशासन के द्वितीय प्रश्न पत्र में इससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। पंचायती राज के संबंध में संवैधानिक प्रावधान किस संशोधन के तहत किए गए हैं? 73वें संविधान संशोधन के विशेषताओं का वर्णन करिए, उसमें क्या कमियां हैं? वर्तमान में ग्राम पंचायतों के क्रियान्वयन में क्या क्या समस्याएं हैं, इनको कैसे दूर किया जाता है, उनके संबंध में सुझाव दीजिए। यानी कि और इसी तरह से पंचायती राज के प्रश्न जो हैं वो भारत के संविधान में भी देता है, जो पॉलिटी का पेपर है, जो असल में जीएस सेकंड का पेपर है। जो जीएस सेकंड में इसके अलावा प्री में से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। यही कारण है कि मैंने ये भी आपको बताया था कि हम लोग अपने लेक्चर के तहत महत्वपूर्ण विषय को उठाते हैं। आज अपने इस लोक प्रशासन के निर्णय के तहत, भारत के संविधान के लेक्चर के तहत हमने आज पंचायती राज को चैप्टर को लिया है। ग्राम पंचायत के रूप में पंचायती राज भारतीय संस्कृति का एक आदिकाल से अभिन्न अंग रहा है। पंच परमेश्वर की संकल्पना, पंच परमेश्वर के निर्णय को गांव के प्रत्येक व्यक्ति को मानने की अवधारणा, ये भारतीय संस्कृति में युग युगांतर से विद्यमान रहा है। और पंचायतें भारतीय संस्कृति में ग्राम पंचायत के रूप में न्यायिक निर्णय देने में, न्याय करने में यह महत्वपूर्ण योगदान रखती थी बहुत आदिकाल से। दक्षिण का जो चोल राज्य है वो अपने स्थानीय स्वशासन के लिए, अपने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यही कारण है कि जब आजादी मिली तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 की स्थापना की गई और अनुच्छेद 40 के तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया कि वह ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कार्य करेगा। राज्य को जिम्मेदारी दी गई कि वह ऐसे कार्य करेगा कि ग्राम पंचायतों का क्रियान्वयन सही ढंग से हो और गांव के विकास की वो माध्यम बने। लेकिन आजादी के बाद 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम की का योजना का संचालन किया गया, लेकिन वो योजना सफल नहीं हो पा रही थी। और उसके सफल न होने का जो बहुत बड़ा कारण था, ग्रामीण जनसंख्या का सहयोग न मिल पाना, पंचायती राज का कमजोर न होना। पंचायती राज भी उतनी सशक्त नहीं थी। गांव के लोगों को जागरूक करना, गांव के लिए योजनाएं बनाना, गांव के लिए योजनाएं बनाकर क्रियान्वयन करना, उनका मूल्यांकन करना, ये सब काम बखूबी ग्राम पंचायतें कर सकती थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में ये सारी काम वही करती। लेकिन पंचायतें कमजोर होने की वजह से, जो आजादी के पहले से चली आ रही थी, इस वजह से क्रियान्वयन ही नहीं सही ढंग से हो पा रहा था। देखिए, ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने पंचायती राज को मजबूत करने का कार्य नहीं किया। भारत में अंग्रेजों ने भी पंचायती राज को मजबूत करने का काम किया। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। पंचायतों को मजबूत करने का काम उसने किया।
लेकिन अंग्रेज कुछ भी हो, भारतीय संस्कृति को इतना निकटतम नजदीक से वो समझ नहीं पा रहे थे। और यह भी कारण है कि अंग्रेज पंच परमेश्वर की संकल्पना से उतने परिचित भी नहीं थे। तो जाहिर सी बात है, स्थानीय शासन के रूप में ग्राम पंचायतों का ध्यान उनका ज्यादा न होकर नगर निगमों, नगर निकायों पे ज्यादा रहा हो था। यही कारण है कि आजादी मिली तो ग्राम पंचायतों की स्थिति बड़ी कमजोर थी और अनुच्छेद 40 में इसके संगठन के लिए निर्देश भी दिया गया था। इसीलिए ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण पर सिफारिश करने के लिए 1957 में एक बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सिफारिश किया और बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के आधार पर ही 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पॉलिटी में बहुत आता है। लेकिन इस त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो उद्घाटन नागौर से किया गया, धीरे धीरे ये भी ढलने लगा। समय से चुनाव नहीं होता था पंचायतों का। एक बार पंचायतें विघटित हो जाती थी, बहुत लंबे समय तक विघटित रहती थी, कई कई वर्ष तक उनका चुनाव नहीं हो पाता था। राज्य सरकार का इतना उनका चुनाव कराने में बहुत इंटरेस्ट भी नहीं लेती थी, राज्य सरकारें बहुत इंटरेस्ट भी नहीं लेती थी। यही कारण है कई सारी और समितियां स्थापित की गई पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए। 1977 में अशोक मेहता समिति की स्थापना की गई, लेकिन अशोक मेहता समिति ने तो द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना का सिफारिश कर दिया। उन्होंने ग्राम सभा को ही समाप्त करने का सिफारिश कर दिया, जो पंचायती राज का मूल अवधारणा है। भाई ग्राम सभा अगर खत्म तो खंड स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायत का क्या मतलब है, जरा बताइए। यही कारण है कि 1988 में एक और समिति स्थापित की गई, थुंगन समिति। थुंगन समिति ने सिफारिश किया कि पंचायती राज की समस्या तभी दूर होगी जब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, यानी इनको संविधान में स्थान दिया जाए। यही कारण है पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए। और सिंघवी समिति, इसके पहले थुंगन के पहले सिंघवी समिति स्थापित की गई थी। सिंघवी समिति और थुंगन समिति के सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 जो 93 में लागू हुआ, ये पंचायती राज के लिए माइलस्टोन साबित हुआ। अब हम लोग इसके प्रावधान देख लेते हैं। इसके तहत 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाया गया। पहला, ग्राम स्तर पे ग्राम सभा, खंड स्तर पे क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की स्थापना की गई। इसके अलावा पंचायतों का पूरा 73वां संविधान संशोधन का प्रावधान बता रहा हूं। इसके अलावा पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया और यह तय किया गया कि अगर पंचायतें समय से पूर्व विघटित हो जाती हैं, माने 5 वर्ष के पहले विघटित हो जाती हैं, तो 6 महीने के अंदर चुनाव होना अनिवार्य है। पहले जमाने में चुनाव होने का कोई निर्धारण ही नहीं होता था कब चुनाव होगा, लेकिन अब तय कर दिया गया कि 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना ही है। इसके अलावा पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति को उनके जनसंख्या के
अनुपात में आरक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा यह भी तय किया गया कि जो व्यक्ति पंचायती राज्य का सदस्य होना चाहता है या पंचायत के चुनाव में भाग लेना चाहता है तो उसकी उम्र जो है कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। ये हम उन प्रावधानों के बारे में आपसे बात कर रहे हैं जो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में किया गया। और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 में अनुच्छेद 243 जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 के साथ साथ संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का वर्णन किया गया। ये 29 विषय वो थे जिन पर पंचायतें कार्य कर सकती हैं। पंचायतें इन 29 विषयों का काम जो है गांव के स्तर पर, वो 29 विषय वो बताए गए जिन विषयों पर पंचायतें कार्य कर सकती थी। इसके अलावा 2 और माइलस्टोन का काम किया गया। क्या है माइलस्टोन का? मील के पत्थर का काम किया गया। पहला, पंचायतों के वित्त के संबंध में सुझाव देने के लिए राज्य वित्त आयोग, पंचायतों के वित्त के संबंध में सुझाव देने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, स्टेट फाइनेंशियल कमीशन। और इसका केंद्रीय वित्त आयोग से कोई लेना देना नहीं। तो पहला राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। दूसरा, पंचायतों का चुनाव सही ढंग से हो, पंचायतों के चुनाव का संचालन सही ढंग से हो। देखिए 73वां संविधान संशोधन ऐसे माइलस्टोन नहीं साबित हुआ, क्योंकि उनमें प्रावधान ही कुछ ऐसा किया गया जिन्होंने पंचायतों को बिल्कुल नवजीवन दे दिया। अब बताइए, पहले चुनाव कई वर्ष तक नहीं होते थे, अब यह तय कर दिया गया विघटित होने के बाद 6 महीने के अंदर चुनाव कराना है। तो अब तो कोई उसको 4 साल टाल नहीं सकता था, यानी उनको चुनाव होना ही होना है। अभी देखिए कोरोना काल में बहुत जगह चुनाव हो गए। बहुत लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव के कारण ही कोरोना फैल गया। तो आखिर 73वें संविधान संशोधन के कारण ही ना ऐसा हो गया। आखिर 73वें संविधान संशोधन के कारण तो ऐसा हो गया कि हर हाल में चुनाव कराना पड़ा, अन्यथा कई साल टाल दिया जाता। तो भले पंचायतों में क्रियान्वयन में इस समय बहुत सारी समस्याएं आ गई हो, लेकिन 73वें संविधान संशोधन ने निर्णय तो बहुत कर दिया, लेकिन 73वें संविधान संशोधन ने माइलस्टोन के रूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन तो किए ही किए, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ना। आपको लोक प्रशासन में जब लिखना है तो थोड़ी सा कॉन्सेप्चुअल रूप में एग्जाम में भी लिखना है। ऐसा भी थोड़ी सा ना लगे आप एक प्रशासक के रूप में ऐसा भी ना लगे बिल्कुल आप संविधान छाप रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। लोक प्रशासन के रूप में जब अगर आप पंचायती राज लिख रहे हैं तो आपको थोड़ी लोक प्रशासन का दृष्टिकोण लाना पड़ेगा, कुछ लोक प्रशासनिक शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे वो पारदर्शिता हो, चाहे वो दायित्व हो, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी। ऐसे कुछ देखिए, लोक प्रशासन का प्रश्न हल करते समय आपको कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ शब्दों का प्रयोग भी करना पड़ेगा। देखिए कुछ विषयों के कुछ चयनात्मक शब्द भी होते हैं। अब आप बताइए, अगर वो ठीक है संविधान का ये भी एक प्रश्न है, लेकिन आप बिल्कुल पॉलिटी के रूप में इसको लिखेंगे, पॉलिटी में पॉलिटी के रूप में जाइए, लिखना यही सारा तथ्य है, लेकिन वहां आपका दृष्टिकोण जीएस वाला हो जाएगा। लेकिन जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शब्द इसको लिखेंगे तो आपका दृष्टिकोण लोक प्रशासन के रूप में हो जाएगा। तो आपको थोड़ी सा बहुत अंतर नहीं, थोड़ी बहुत दृष्टिकोणों में अंतर करके लिखना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर आपको नंबर पूर्णतः दे पाएगा। और हिंदी मीडियम में तो भाई लोक प्रशासन भी एक चैलेंज है, और हिंदी माध्यम को ही चैलेंज अब बना दिया गया, आयोग ने कर दिया है, उसमें सुधार करना है हम लोग को। ठीक है। तो 29 विषयों का प्रावधान किया गया। अब लोक प्रशासन में जो प्रमुख प्रश्न आता है, 73वां संविधान संशोधन तो प्रावधान हो गया। अब यह देखा जाए कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या विशेषताएं पैदा हुई हैं, या 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को क्या लाभ मिला है,
क्या पंचायती राज को सशक्तिकरण मिला है? 73वें संविधान संशोधन ने किस प्रकार से पंचायती राज को मजबूत बनाया है? तो पहले हम 73वें संविधान संशोधन के पक्ष में तर्क दे दें, उसके बाद हम लोग इसकी आलोचना करेंगे, यानी इसकी कमियां क्या रह गई। भले 73वां संविधान संशोधन लागू कर दिया गया, लेकिन उसके बाद इस समय कमियां क्या है पंचायती राज में। तो पंचायती राज के इस समय लाभ हम लोग गुण बताएंगे, जो लोक प्रशासन का प्रमुख प्रश्न है। फिर हम बताएंगे उसके क्रियान्वयन में कमियां क्या हैं। फिर हम उसका सुझाव देंगे कि कैसे इन कमियों को दूर किया जाए। क्योंकि एक देखिए, वही मैंने बताया ना कि दृष्टिकोण आपका खंडनात्मक, मंडनात्मक प्लस समन्वित निष्कर्ष, यानी सुझाव देते हुए आप निष्कर्ष लिखिए। तो एक प्रशासक के रूप में लिखने का अर्थ आप जानें, लोक प्रशासन का दृष्टिकोण हमेशा आपका ऐसे होना चाहिए। लोक प्रशासन कोई देखिए, लोक प्रशासन बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। लोगों ने बेकार में यह कर रखा है कि हिंदी माध्यम से नंबर नहीं मिलता है। मैंने हिंदी माध्यम से अपने खराब राइटिंग के बावजूद 329 नंबर पाया था, मैं खुद ही पाया हूं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि मेरी राइटिंग बहुत गड़बड़ है। इसके बाद भी मैंने देखिए, कोई बड़ी बात नहीं, आपको मौलिक होना है। मौलिक होकर आप एक प्रशासक के रूप में लिख डालिए, नंबर बहुत मिलेगा। हिंदी माध्यम जो है, जिस चुनौती को लोक प्रशासन आयोग ने इस समय खड़ा किया है, उसको स्वीकार करिए। तो आइए पंचायती राज के हम पक्ष में तर्क दे दें कि क्या पंचायती राज के संबंध में क्या विशेषताएं उत्पन्न हुई हैं, क्या मजबूती उत्पन्न हुई है 73वें संविधान संशोधन के बाद। लेकिन इसके बावजूद क्या कमियां उत्पन्न हो गई, ये भी हम लोग वर्णन करेंगे। तो पहले हम लोग पक्ष में तर्क दे दें। पहला तर्क क्या है कि भाई 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अनुच्छेद 243 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके अलावा पंचायतों का चुनाव पहले विधानमंडल के अधीन, जो विधान बनता था उसके अधीन होता था। अब राज्य निर्वाचन आयोग बना दिया गया। राज्य निर्वाचन आयोग साधा नियंत्रण कर रहा है। ये भी तय कर दिया गया कि 6 महीने से ज्यादा अगर समय से पहले विघटित हो गया तो 6 महीने के अंदर चुनाव होना है। तो चुनाव निर्धारित कर दिया गया। इससे पंचायतें अब नियमित हो गई। पहले 5-6 साल चुनाव नहीं होता था, तो पंचायतें अनियमित थी। पंचायतों द्वारा चलाया जा रहा जो गांव में था वो भी बेकार हो रहा था। बात समझ में आ रही है? तो पंचायतों का कार्यकाल निश्चित होने से पंचायतों का नियमन हो गया। पंचायतें नियमित हो गई, कंटिन्यू हो गई। अब जो योजनाएं वो गांव में चला रही थी वो बहुत लंबित तो नहीं हुई, 6 महीना बाद फिर आ जाएंगी अगर 5 वर्ष खत्म हो जाए तो। पंचायतों का सशक्तिकरण इससे हुआ। इसके अलावा पंचायतों में एक जो बड़ा सराहनीय कार्य किया गया कि पंचायतों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया। अब महिला सशक्तिकरण का ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। क्यों है भाई? जिन महिलाओं को हम घर की चहार दीवारी में नियंत्रित कर देते, अभी गांव की, उनको अब आप पंचायतों का सदस्य बना रहे हैं, प्रधान बना रहे हैं। अब वो जाके नीतियां बना रही हैं, जिला अधिकारी के साथ बैठ के मीटिंग कर रही हैं, और आज के जमाने तो प्रधानमंत्री भी मीटिंग कर रहे हैं। अब इससे बड़ा सशक्तिकरण क्या होगा कि ग्राम पंचायत की जो महिला प्रधान है प्रधानमंत्री से संवाद कर रही हैं। अब इससे बढ़िया सशक्तिकरण का और का एग्जाम्पल दिखेगा। इसके अलावा पंचायतों को अधिकार क्षेत्र भी दिया गया, कार्य भी दिया गया। 29 विषय तय कर दिए गए, 29 विषय तय कर दिए गए। इसके अलावा पंचायतों के सशक्तिकरण में एक और हम लोग दे सकते हैं कि पंचायतों में SC/ST कैंडिडेट को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया। बताइए, एक जमाने में जो मजदूर और नौकर कहलाता था वो आज पंचायतों में प्रधान बन रहा है। बड़े बड़े लोगों के साथ जो है वो मीटिंग कर रहा है। जिनको आप नौकर मजदूर गांव के लोगों को कह रहे थे, जिन SC/ST कैंडिडेट को,
आज वो पंचायतों का प्रतिनिधि बन रहा है। आज वो जिला अधिकारी के साथ, मंत्रियों के साथ बैठ के मीटिंग कर रहा है, योजनाएं बना रहा है, क्रियान्वयन कर रहा है। तो ये बताइए, तथाकथित इन निम्न जातियों के सशक्तिकरण के साथ साथ पंचायतों का भी सशक्तिकरण हो रहा है। तथाकथित, मैं किसी को नीच ऊंच नहीं मानता, मैं सबको बराबर मानता हूं। मैं तथाकथित शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। भाई ये चीजें हैं, चलाई गई, इसलिए मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है, लेकिन ये इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। तो तथाकथित जिनको आप मजदूर बोलते थे, नौकर बोलते थे, अछूत बोलते थे, वो लोग आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या पंचायती राज का इससे बड़ा उपलब्धि हो सकता है? तो आपने देखा कि इसके अलावा 2 और कार्य किए गए। पहला, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया पंचायती राज को वित्त उपलब्ध कराने के लिए, तो उनका वित्त नियमित हो गया, वित्त की आपूर्ति। दूसरा, उनका राज्य निर्वाचन आयोग गठित करके उनका चुनाव निश्चित कर दिया गया। इस प्रकार से पंचायती राज के संबंध में 73वां संविधान संशोधन एक माइलस्टोन साबित हुआ। दोष क्या पैदा हो गया? अगर 73वां संविधान संशोधन ने पंचायती राज को सशक्तिकरण कर दिया तो दोष क्या पैदा हुआ, ये भी तो जानना जरूरी है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो कानून बनाए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, संविधान ने जो प्रावधान किया, निश्चय ही ये सिद्धांत है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी सिद्धांत बनाए जाते हैं वो एक विस्तृत प्रॉस्पेक्टस में बनाए जाते हैं, मैंने एक विस्तृत प्रावधान के रूप में बनाए जाते हैं। और उन प्रावधानों से, उन अधिनियमों से, उन कानूनों से ये आशा भी की जाती है कि एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन ये बड़े लक्ष्य को कब प्राप्त करेंगे? जब इन नियमों, इन कानूनों को चलाने वाला ईमानदार होगा, जब उनकी नीयत सही होगी, जब वो सच्चे मन से इन नियमों का क्रियान्वयन करेंगे, इंप्लीमेंटेशन करेंगे। अगर उनका नीयत ही खराब है, अगर उनकी संकल्प शक्ति ही कमजोर है, तो कितना भी बढ़िया आप विधान बना दीजिए, कोई मतलब नहीं, क्योंकि लागू हो ही नहीं पाएगा। नियत का सही होना और इच्छा शक्ति का प्रबल होना किसी भी कानून के सही क्रियान्वयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक शर्त है। और आपको मैं आज बताऊं, अगर आप मेंस के एग्जाम में लिख रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इस कानून के क्रियान्वयन ना होने के प्रमुख कारण क्या हैं, तो सबसे पहले आप यही लिख दीजिए, नियत और इच्छा शक्ति की कमी। पहला शब्द ही लिख डालिए यही आप। क्योंकि भारत में आज तक आजादी के 70-75 साल तक बाद जितनी योजनाएं चलाई गई, उनके असफल होने का सबसे बड़ा कारण जो था वो सरकारी इच्छा शक्ति और नियत की कमी थी। लोक लुभावने घोषणाएं तो की गई, लेकिन वो मात्र वोट प्राप्त करने का एकमात्र साधन बनकर रह गई। वो योजनाएं एक लोक लुभावनी उद्घोषणा मात्र रह गई, जो जनता से केवल सरकार को वोट दिला सकती थी। वोट मिल गया, योजनाएं चली गई। यह योजनाएं जो हैं नेपथ्य में चली गई, योजनाएं नेपथ्य में चली गई, पर्दे के पीछे। अब आपको पता नहीं चल रहा कि योजना कहां है, क्योंकि उससे जो वोट मिलना था वो तो मिल गया। तो पंचायती राज में भी यही हुआ। 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ, क्रियान्वयन तो उसकी गड़बड़ हो गई ना भाई। जरा एक एक करके हम लोग देखते चलें। देखिए, पंचायती राज के चुनाव में से गुटबंदी और संघर्ष बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गांव में 2 खेमा, 3 खेमा, 4 खेमा बढ़ जा रहा है। जो गांव में गांव, देखिए भारत के गांव अपने सामुदायिक और सामूहिक संस्कृति के लिए नामी थे। अगर एक घर में चूल्हा नहीं जलता था
तो सभी घर में चूल्हा नहीं जाता था। ये आदिकाल से भारतीय ग्रामीण संस्कृति का एक प्रमुख विशेषता रहा। शहर में बगल में कोई मर जाता है, आप पूरी पुलाव खाते हैं। शहर की संस्कृति व्यक्तिगत होती है, गांव की संस्कृति सामूहिक होती है। पंचायती राज के स्थापना के बाद चुनाव जब होने लगे तो चुनाव के समय गुटबाजी हो गई, संघर्ष प्रारंभ हो गया। दलगत राजनीति को बढ़ावा मिल रहा है। भले यहां दलों का चुनाव इसमें नहीं दलों को आने दिया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी मानसिकता वही बनी हुई है कि ये फला दल से संबंधित है, फला दल से संबंधित है। तो फला दल से संबंधित तो इस जाति के वोट पाएंगे, इस धर्म का वोट पाएंगे। अब बताइए, राजनीतिक पार्टियों को इस चुनाव में आने नहीं कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी निर्णय हो रहा है कि ये फला पार्टी का सदस्य है तो इसको इस जाति का वोट दो, ये फला दल का सदस्य है तो इसको इस धर्म का वोट दो। अब ये तो ग्राम पंचायतों के चुनाव में नहीं था, लेकिन ये हो गया है। तो ये भी व्यवस्था अब होती चली जा रही है। तो गांव का माहौल भी गुटबाजी से बिगड़ रहा है। चुनाव के समय पंचायतों का जो चुनाव होता है तो भ्रष्टाचार का नंगा नाच होता है। कोई शराब दे रहा है, शराब के बोतल पहुंचाकर वोट ले रहा है। देखिए, ऐसा नहीं कि मैं यहां पढ़ा रहा हूं तो मैं जो है आपको बहुत ही सीमित मात्रा में बताऊंगा, नहीं। जो देखिए, एग्जाम में भी ऐसे लिखिए, शराब के बोतल दिए जा रहे हैं, वोट दीजिए। शराब के पाउच भिजवाए जा रहे हैं, वोट दीजिए। साड़ी पहुंचाया जा रहा है, कपड़ा पहुंचाया जा रहा है, बोरा बोरा अनाज पहुंचाया जा रहा है, सीधे सीधे नोट दे दिया जा रहा है, नोट के बदले वोट। अब बताइए, सीधे साधे गांवों को छल और प्रपंच भरी राजनीति का एक अंग बना दिया गया। गांव की भोली भाली जनता अब छल प्रपंच का एक साधन बन गई। ऐसा तो नहीं हो रहा था भारत में। पंचायती राज जो है ऐसा तो नहीं था, लेकिन अब उसका क्रियान्वयन ऐसा हो रहा है कि छल प्रपंच वहां हो गया। इसके अलावा पंचायती राज से संबंधित जो सरकारी अधिकारी हैं और पंचायती राज के जो सदस्य जो निजी अधिकारी हैं, इनमें भी संघर्ष रहता है। सरकारी अधिकारी अपने आप को राजा समझते हैं और पंचायती राज के जो सदस्य हैं उन लोगों को अपना एक प्रकार से अधीनस्थ मानते हैं। तो ये भी संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। इसके अलावा धन का भी अभाव बहुत बड़ा काम होता है। भले राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, लेकिन धन का भी अभाव बड़ी बड़ी समस्या खड़ा कर रहा है पंचायती राज के लिए। देखिए, किसी भी संस्था को, बॉडी को के पास जो है धन का स्वतंत्र साधन होना चाहिए। पंचायतों के पास जो दिया गया बाजार है, चुंगी, अब ये सब इतना कहाँ रह गया है? धन तो आ नहीं रहा है। अब उनको सरकार के तरफ से मुंह देखना पड़ रहा है कि भैया धन दो, तब योजनाएं चलाएं। हालांकि धन खूब आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो धन जो है वो व्यक्तिगत जेब में चला जाता है। वो धन जो है वो व्यक्तिगत जेब में, प्रधान और बहुत सारे अधिकारियों के जेब में चला जाता है, और जनता जो है वो कुछ नहीं मिलता है। महिलाओं को आरक्षण दिया गया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन महिलाओं के आरक्षण का लाभ उसके पति उठा रहे हैं। और एक नया पद बना प्रधान पति, संविधान में तो कहीं इसका नाम है नहीं है, प्रधान पति। अब प्रधान महिला है, पत्नी है, पति उसका सारा संसाधन उठा रहा है, भोग रहा है। प्रधानपति के रूप में सारे कार्य वो कर रहा है, क्योंकि महिलाएं अभी भी पति परमेश्वर की अवधारणा से भ्रमित हैं। अभी भी इनको वही पुराना जामा पहना के रखा गया, पति परमेश्वर है, तो आप प्रधान बनी तो वो प्रधान है, क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर के नाम पे सारे कुकर्म कर रहा है, सारी प्रतिनिधित्व वही कर रहा है। अब लग रहा वही प्रधान है। अब बताइए, तो आरक्षण का कोई मायने हुआ? आरक्षण इसलिए दिया गया था कि महिलाएं जागरूक हो, महिलाएं अपने अधिकारों से वाकिफ हो, लेकिन ये तो हुआ नहीं। महिलाएं अपनी सारी, देखिए, कोई भी जब यहां डिस्कशन किया था, इसका मतलब 100% थोड़ा भाई, बहुत सी महिलाएं जागरूक हुई।
अब इसमें ये डिस्कशन लेकर काहे बैठेंगे आप कि नहीं तो 100% नहीं हो रहा, कोई चीज 100% नहीं होता, ना 100% गलत हो रहा है, 100% अच्छा होता है। बहुत महिलाएं जागरूक भी हुई, लेकिन कितनी, गिनती मात्र की। भाई आप गिनती मात्र की महिलाएं जागरूक हुई, अच्छी बात है। और बल्कि आज तो ये माना जा रहा है कि आधे से ज्यादा जनसंख्या महिलाओं की है प्रधानों में। अभी नया आंकड़ा क्या है ये तो नहीं समझ, लेकिन है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, आधी आबादी आधी प्रतिनिधित्व करेगी, लेकिन उनके पदों का लाभ जो उनके पति या उनके रिश्तेदार उठा रहे हैं, ये आरक्षण को फेल कर देता है। और यहां 73वां संविधान संशोधन जो है वो फेल हो जाता है। इसके अलावा राज्य सरकारें भी पंचायती राज्यों में हस्तक्षेप करती हैं, ठीक है। तो चाहे वो धन बल का प्रयोग हो, चाहे राजनीतिक बल का प्रयोग हो, चाहे गुटबाजी हो, चाहे महिलाओं का आरक्षण फेल हो जाना हो, चाहे आरक्षण का अच्छा जो आरक्षण दिया गया वो भी चक्रानुक्रम है, बार बार बदल रहा है। तो मान लीजिए कि कोई वहां पे फला जाति का होकर वोटिंग काम कुछ कर रहा है, अगले बार वो बदल गया बेचारा। तो चक्रानुक्रम होना आरक्षण भी योजनाओं के क्रियान्वयन को डिस्टर्ब कर रहा है। यही कारण है कि 73वां संविधान संशोधन पारित तो हुआ, माइलस्टोन तो साबित हुआ, लेकिन उसके अच्छे होने के बावजूद कई सारी कमियां उत्पन्न हो गई, जो मैंने आपको एक एक करके गिनाया। अच्छा, एक बात और है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में अगर लिख रहे हो तो 100 कमियां गिना दीजिए। कमियों को गिनाना नहीं है आपको एक प्रकार से स्वस्थ आलोचना करना है, आलोचना करना लेकिन स्वस्थ। आप उन बातों को उठाइए जो वास्तव में आधारभूत कमियां हो। आपको कोई गाली गलौज थोड़ा वहां करना है कि ये हो गया वो हो गया, गाली नहीं देना है। आपको स्वस्थ आलोचना करना, एग्जामिनर को बताना कि इनकी मूलभूत क्या कमियां हैं और उन्हीं मूलभूत कमियों को दूर करने के लिए सुझाव दे दिए। देखिए, बहुत सुंदर उत्तर हो जाएगा। हमने देखा कि बच्चे इसलिए बहुत परेशान रहते हैं कि फलाने बहुत स्पेशल उत्तर। देखिए, स्पेशल उत्तर का कोई जरूरत नहीं है। सरल भाषा में, अपने शब्दों में आप संपूर्ण उत्तर को कवर करते हुए लिख के चले आइए, सबसे बढ़िया उत्तर माना जाता है। बस आप एग्जामिनर को इस बात के लिए संतुष्ट कर दीजिए कि भैया आप जो पूछे हैं हम वही लिख रहे हैं। इसके लिए आप उसको संतुष्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने पूछा ईर घाट, हम लिख रहे हैं बीर घाट, ये नहीं है। आप जो पूछे वही मैं लिख रहा हूं। इस बात का आपको एग्जामिनर को बार बार जताना पड़ेगा, और जब आप ये जता लेंगे तो सारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले सुझाव हम यही देंगे कि पंचायती, आप सुझाव दे दीजिए। आप सुझाव के लिए बहुत परेशान मत होइए, जिन समस्याओं को आप लिखे हैं उन्हीं का उपाय बता दीजिए। पंचायती राज में गुटबाजी हमने बताया, गुटबाजी समाप्त होना चाहिए। इसके अलावा मतदान के समय जो खरीद फरोख्त होता है वोट का, यह खत्म होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब गांव की जनता को ये लगने लग रहा है कि 5 साल में हमको एक बार अवसर मिल रहा है और अपने एक वोट के बदले हम साड़ी, कपड़ा और अनाज लेकर वोट दे दें, तो ये लोकतंत्र का सबसे गिरा स्तर है, जिसमें जिस मत को लोकतंत्र का निर्धारक माना जाता है, उस मत को केवल साड़ी, कपड़ा, शराब के माध्यम से बेच दिया जाए, क्या लोकतंत्र का इससे निकृष्ट कोई उदाहरण हो सकता है? ये तो लोकतंत्र रसातल में चला गया। तो हम को वो सारे उपाय जरूर करने पड़ेंगे जिससे ये काम तो रुक जाए। ये काम रुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन को सबसे ज्यादा चोट यही कार्य दे रहा है, जो चुनाव में बहुत ज्यादा खरीद फरोख्त हो रहा है।
आइए रुकेगा कैसे? कानून को सशक्त बनाइए, चुनाव के पहले मॉनिटरिंग कर दीजिए सारे गांवों का, जगह जगह प्रशासन को नियुक्त कर दीजिए, पुलिस नियुक्त करिए, और यही नहीं जो खरीद फरोख्त कर रहा है उनको दंडित करिए, कड़ा दंड दीजिए। दंड क्यों दीजिए? अब ये तो हम कहेंगे नहीं तोप से उड़ा दीजिए, वह लोकतंत्र है, लेकिन तोप से ना उड़ाइए, लेकिन ऐसा सख्त दंड दीजिए कि अगली बार शराब का बोतल लेके वो जनता के पास ना पहुंच पाए। इसके अलावा राज्य सरकार को बाप जी के अपने बड़े भाई के या अपने बाप के रूप में जो राज्य सरकारें पंचायतों को बार बार डिस्टर्ब करती हैं वो भी नहीं करना पड़ेगा। अब बार बार हस्तक्षेप जो पंचायतों के हाथ में करती हैं वो नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा पंचायतों का जो वित्तीय क्षेत्र जो कमियां हैं उसको दूर करना पड़ेगा। उनको कुछ ऐसे अधिकार दे दीजिए जिससे वो सशक्त हो जाए भाई। ऐसा नहीं है कि आप उनको कुछ पैसवा दे दीजिए, सारी योजनाएं दे दीजिए, जनता बहुत सारा निकट है। और जो सरकारी अधिकारी इन पंचायतों से संबंधित हैं, चाहे वो बीडीओ हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो डीएम हो, वो मित्र और मार्गदर्शक के रूप में काम करें, वो प्रशासक के रूप में काम उनके साथ न करें। उनको ये मानना पड़ेगा कि भाई ये सेंसिटिव संवेदनशील संस्थाएं हैं, तो इनके साथ हमको जो है नौकर और मालिक वाला संबंध नहीं स्थापित करना है। हमको इनके साथ जो सहयोगी मित्र मार्गदर्शक वाला करना है, ताकि ये हमारे साथ जो है सही से मिलकर कार्य कर सके। इसके अलावा ग्राम सभा जो पंचायती राज का मूल है, उनको क्या कहते हैं, उनका सशक्तिकरण करना चाहिए, ताकि पंचायती राज में जो ग्राम सभा है वो नियम कानून बना सके, या उनको अधिकार दिया जाए कुछ, ताकि वो कुछ प्रशासनिक नियमों को भी बना सके, ताकि उन्हें मजबूत हो कि भाई स्थानीय संस्था के रूप में हम एक बॉडी हैं। इसके अलावा उनको कुछ कर लगाने का भी अधिकार दे देना चाहिए, ताकि उनके पास आय का एक बढ़िया साधन हो जाए और अपनी ग्रामीण योजनाओं को लागू कर सकें। इसके अलावा पंचायती राज का चुनाव बिल्कुल समय से होना चाहिए, उसको टाल मटोल नहीं करना चाहिए, ताकि वो नियमित बने रहें। और राज्य सरकार को पंचायती राज को असमय विघटित करने से बचना चाहिए। बहुत राज्यों में ऐसा होता है, पंचायती राज असमय विघटित कर दिए जाते हैं, ये काम नहीं होना चाहिए। तो आपने ये देखा कि विषय हमको किस प्रकार से एग्जाम में लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत विशेष उत्तर लिखेंगे। एग्जामिनर, देखिए, एग्जामिनर को बस ये समझाने में सफल होना है कि आपने यही पूछा, मैं यही लिख रहा हूं, और आपने देखा कि जिन कमियों को मैंने बताया उन्हीं कमियों का हमने सारा उपाय बता दिया। अच्छा, आपके पास कुछ और टेक्निकल एग्जाम्पल हो, जैसे आप यह भी कह सकते हैं कि अब ग्राम प्रशासन में भी ई प्रशासन को लागू करना चाहिए। उनको कंप्यूटर दीजिए, उनको लैपटॉप दीजिए, उनके पास सूचनाओं का स्रोत पहुंचाइए। इसके अलावा उनको भी नए नए प्रकार के उपकरण दिए जाएं, बहुत संभव हो उनके नए नए उपकरणों से उनको जोड़ा जाए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, और अपने इस एग्जाम्पल को आप नए उदाहरणों से भी पुष्ट कर सकते हैं। जैसे किसी ग्राम पंचायत में कोई अच्छा काम हुआ हो, कोई ग्राम पंचायत, जैसे कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो पूर्ण साक्षरता का कार्य कर चुकी हैं, उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। कोई ऐसा गांव भारत का है जो है, कोई है जो पूरा रूप से ई प्रशासन के रूप में आ चुका है, उसका एग्जाम्पल आप दे दीजिए। कोई प्रधान नामी हुआ हो अपने कार्यों को करो, उसका एग्जाम्पल दे दीजिए। देखिए, आप परंपरागत लेकर चलेंगे, साथ में आप जो है नवीन संधानों को, नवीन तथ्यों को भी यहां शामिल करेंगे, तब आपका उत्तर पूर्ण रूप हो जाएगा। लेकिन यह काम आपको करना पड़ेगा। एक शिक्षक आपको हमेशा अद्यतन नहीं बना पाएगा, ये आपका काम। और फिर आज के जमाने में बहुत सरल भी है, क्योंकि आप इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल हाथ में है, आप जानकारी ढूंढ लें।
ये इसको आपको समावेशित करना पड़ेगा अपने एग्जाम में। खैर हम लोग को जो नई चीजें पता चलेंगी वो तो आपको बताएंगे ही बताएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन यहां मेहनत आप करें। हमारा काम आपको एक कॉन्सेप्ट दे देना है, उस कॉन्सेप्ट पे आप चाहे महल बनाइए चाहे झोपड़ी बनाइए, आपका काम है। ठीक है, तो ये पंचायती राज मैंने आपको बताया, उसका 73वां संविधान, पूरी पहले इतिहास आपको बताया, संविधान 73वां संविधान संशोधन का प्रावधान बताया, उसके पक्ष में गुणों को मैंने बताया, फिर उसकी कमियां बताई, कमियों का सुझाव बताया। एक संपूर्ण पंचायती राज को मैंने लोक प्रशासन का आज हमने कंप्लीट कर दिया है, और भारत के संविधान में भी समान रूप से ये काम आएगा। वो विद्यार्थी भी बहुत आराम से इसको पढ़ सकते हैं, और एक विस्तार से पढ़ेंगे तो उनको और ज्ञान रहेगा। ठीक है, और यह भी बता दें कि हमारा जीएस का फाउंडेशन बैच चल रहा है, हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच चल रहा है, आगे चलकर लोक प्रशासन का और फिलॉसफी का भी फाउंडेशन बैच प्रारंभ किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों को एडमिशन लेना है वो कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं, और निश्चय ही विक्रमादित्य आईएएस हिंदी माध्यम के लिए एक आंदोलन है, और इस आंदोलन में निश्चय ही अपना सहयोग करें और शामिल होकर निश्चय ही आयोग की मैकाले के नीति पे जो आयोग चल रहा उसका एक प्रबल रूप से उसका विरोध करें, और आयोग को यह दिखा दे कि हिंदी का स्वर्णकाल निश्चित आएगा। अपने इन्हीं शब्दों के साथ हम एक नए लेक्चर के में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।